नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे हेटेरोसिस के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हेटेरोसिस क्या होता है। हेटेरोसिस जो टर्म है इसको 1914 में एक साइंटिस्ट थे शुल, उन्होंने दिया था। तो उन्होंने बोला कि हेटेरोसिस जो है वो होता है कि जो हमारे F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अपने पेरेंट्स, सपोज एक पेरेंट 1 है और दूसरा पेरेंट है 2, जिन दोनों के बीच में क्रॉस हो रहा है और F1 हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये F1 हाइब्रिड सुपीरियर होगा इन टर्म्स ऑफ यील्ड या बाकी और कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हम बोल सकते हैं साइज या विगर या फिर उसका जो ग्रोथ रेट है। इन सब चीज़ों में या और भी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो इन सब में अगर वो सुपीरियर है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि वो हेटेरोसिस शो कर रहा है। अब ये जो हेटेरोसिस टर्म है इसको क्यों लाया गया था, इसको एक्सप्लेन किया गया था इन टर्म्स ऑफ ट्रू हेटेरोसिस, ताकि इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकें दूसरा एक और टर्म था लग्जूरियंस से। अभी लग्जूरियंस क्या होता है? लग्जूरियंस होता है कि अगर कोई प्लांट इंक्रीज्ड विगर शो कर रहा है या साइज उसका अच्छा है, इंक्रीज्ड साइज है उसका, तो हम बोलेंगे कि लग्जूरियंस शो कर रहा है। बट लग्जूरियंस और हेटेरोसिस में डिफरेंस क्या हुआ फिर? लग्जूरियंस और हेटेरोसिस में डिफरेंस होता है कि जो हेटेरोसिस है उसमें हमारी जो है प्लांट की फर्टिलिटी जो है वो एनहांस होती है, फर्टिलिटी इज एनहांस्ड या इंक्रीज्ड। हाउएवर जो लग्जूरियंस है हमारा, लग्जूरियंस में प्लांट की फर्टिलिटी स्टेटस बहुत पुअर होता है। सो लग्जूरियंस के केस में द प्लांट इज, देखने में तो वो काफ़ी विगरस है, साइज अच्छा है, बट पुअर फर्टिलिटी। तो इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेटेरोसिस का कॉन्सेप्ट लाया गया था। तो हेटेरोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो हम कैसे बता सकते हैं कि हेटेरोसिस को जनरली हम किस तरह से देखते हैं? हेटेरोसिस को हम देखते हैं या एस्टिमेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मिड पेरेंट। तो अगर हमारा जो सपोज जो पेरेंट 1 है उसकी जो मीन वैल्यू है दैट इज 10 और जो सेकंड पेरेंट है उसकी मीन वैल्यू है 6, तो जो हमारा मिड पेरेंट होगा उसकी मीन वैल्यू हम क्या लेंगे? उसका एवरेज। तो एवरेज हो जाएगा हमारा 8। सो जो मिड पेरेंट अगर हम उसके हिसाब से एस्टिमेट कर रहे हैं कि मिड पेरेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है हमारा F1 हाइब्रिड, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एवरेज हेटेरोसिस या बोलेंगे रिलेटिव हेटेरोसिस। सो एवरेज हेटेरोसिस या रिलेटिव हेटेरोसिस कब होता है? जब हम मिड पेरेंट के कंपैरिजन में एस्टिमेट करते हैं हेटेरोसिस को। अब अगर इसी तरह से हम हेटेरोसिस को अगर एस्टिमेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा पेरेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लाइक जो हमारा सुपीरियर पेरेंट है, जैसे कि पेरेंट ए है इस केस में, तो पेरेंट ए सुपीरियर परफॉर्म कर रहा है और अगर इससे पेरेंट ए से बेटर अगर परफॉर्म कर रहा है F1 हाइब्रिड हमारा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे हेटेरोबैल्टियोसिस। सो अगर सुपीरियर पेरेंट के कंपैरिजन में हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे हेटेरोबैल्टियोसिस। अगर हम मिड पेरेंट के कंपैरिजन में एस्टिमेट कर रहे हैं तो एवरेज या रिलेटिव हेटेरोसिस बोलेंगे। पर हमारे एक साइंटिस्ट थे पावर्स, उन्होंने बोला कि 1944 में
कि जो हमारा जो हेटेरोसिस है, अगर कोई प्लांट का जो F1 हाइब्रिड है जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मीन वैल्यू जो रिसेसिव पेरेंट है उससे कम हो, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, तब भी हम उसे हेटेरोसिस ही बोलेंगे। तो अगर कोई प्लांट जो है वो सुपीरियर है, जो F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ है सुपीरियर है, तब भी हेटेरोसिस बोला जाएगा, और अगर इंफीरियर है तब भी हेटेरोसिस बोला जाएगा। ऐसा बोला पावर्स ने। बट अभी क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा कमर्शियल वैरायटी का। अगर कोई प्लांट हेटेरोसिस शो कर रहा है, पर जो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी है उस कमर्शियल वैरायटी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी जो बिक रही है वही उसी वैरायटी का सेल होगा। मतलब इकोनॉमिक वैल्यू तो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी की ही होती है। पर अगर आपका F1 हाइब्रिड का जो हेटेरोसिस है जो वो शो कर रहा है वो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर वो F1 हाइब्रिड, तो क्या होगा कि हमारा हेटेरोसिस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसी वजह से हेटेरोसिस तब यूज़फुल होता है जब जो हमारा F1 हाइब्रिड है उसकी परफॉर्मेंस जो है बेस्ट कमर्शियल वैरायटी से ज़्यादा हो। So, commercial usefulness of a hybrid would primarily depend on its performance comparison to the best commercial variety of the commercial crop. तो जो commercial crop है उसकी जो best commercial variety है उसके comparison में हमारा जो F1 हाइब्रिड है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, तब हमारे को हेटेरोसिस का फ़ायदा होगा। तो उस टाइप की हेटेरोसिस को जब हम कमर्शियल वैरायटी के कंपैरिजन में एस्टिमेट करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस को इकोनॉमिक हेटेरोसिस। तो देखते हैं कि हमारा जो हेटेरोसिस है किस तरह से हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज और सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज में हम देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज में हेटेरोसिस शो होना एक आम बात है और ये काफ़ी ईजिली शो होता है। और हेटेरोसिस जब इनब्रेड लाइंस को यूज़ किया जाता है एज पेरेंट्स और उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है, तो हमारा क्या होता है, जो स्पीसीज़ हैं, जो नए F1 हाइब्रिड्स हैं, वो काफ़ी अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड जो हमारी बहुत ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ हैं जिनमें हेटेरोसिस बहुत अच्छे से शो होता है, वो हमारी मेज़, पर्ल मिलेट, सॉर्गम, कॉटन, सनफ्लावर, अनियन, अल्फाल्फा। और जो हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज़ में हेटेरोसिस है वो सेल्फ पॉलिनेटेड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, ऑब्वियसली क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनब्रीडिंग होगी, डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, और क्रॉस पॉलिनेटेड होगा तो उसमें कम होता है क्योंकि वो उनमें स्पेशल डिफरेंसेस हो जाते हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे मेज़ की आगे तो हम देख सकते हैं कि प्लांट में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होना और हेटेरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज़ जो हैं कुछ, जैसे कि राइस, वीट, टोमेटो, चिली, इन सब में काफ़ी अच्छे से हेटेरोसिस देखा गया है। इवन राइस एंड वीट में तो इतना हेटेरोसिस होता है कि उसकी जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं। हाइब्रिड सीड्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं राइस और वीट में, क्योंकि हेटेरोसिस उनमें काफ़ी अच्छे से शो होता है। जबकि जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनका यही मेन, उसमें हेटेरोसिस की यही प्रॉब्लम होती है कि जो हाइब्रिड सीड्स हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो पाते। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है हेटेरोसिस को, तो क्या कह सकते हैं कि हमारा जो बेस्ट कमर्शियल वैरायटी जो हम बोल रहे थे, जो बेस्ट क्रॉप्स हैं जिनमें हेटेरोसिस हमने देखा है, वो है हमारी, जैसे कि मेज़ था,
मेज़ में हेटेरोसिस बहुत अच्छे से शो होता है। जितने भी मेज़ ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हाइब्रिड मेज़ है उसने बहुत ज़्यादा यील्ड शो किया है। और भी हमारे मेज़ के अलावा काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो हेटेरोसिस काफ़ी अच्छी तरह शो करती हैं, जैसे कि हमारी शुगर बीट हो गया, रेप सीड हो गया, राई हो गई, इवन राइस। तो जो हमारा शुगर बीट है, अगर हम बात करें इसकी, तो इसका जो हाइब्रिड शुगर बीट है उसका जो प्रोडक्शन है मार्केट में, उसका जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 100% है। रेप सीड की अगर हम बात करें तो मोर देन 90% रेप सीड जो है हेटेरोसिस या शो करता है, और हाइब्रिड मतलब प्रोड्यूस किया जाता है बहुत अच्छे से, वो हाइब्रिड प्रोड्यूस होते हैं। जो राय है वो भी मोर देन 70% जो राय है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से उसका शेयर है, 70% से ज़्यादा। राइस की अगर हम बात करें तो चाइना का 70% राइस जो है वो हाइब्रिड है और हेटेरोसिस शो करता है। और अगर हम बात करें हमारी जो क्रॉप है इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जिसके हाइब्रिड्स हैं, दैट इज़ कॉटन। तो कॉटन इंडिया में अराउंड उसका जो शेयर है मार्केट का हाइब्रिड कॉटन का, दैट इज़ 80%। तो इस तरह से हेटेरोसिस को काफ़ी कंट्रीज़ में, काफ़ी क्रॉप्स में अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। मेज़ की अगर हम बात करें कि मेज़ में हेटेरोसिस इतना मतलब अच्छे से क्यों होता है, उसमें ये भी हो जाता है कि मेज़ को जो प्लांट है मेज़ का, उसमें जो टैसल्स और जो उसके ईयर्स होते हैं, तो टैसल जो मेल पार्ट है और जो ईयर्स हैं फीमेल पार्ट, क्या होता है कि टैसल्स और ईयर्स ये इनमें स्पेशल सेपरेशन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये इनमें सेल्फ पॉलिनेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और इवन क्या कर सकते हैं कि लाइक हमने डीटैसलिंग कर दी, राइट, जो हमारा मेल पार्ट एक इनब्रेड लाइन में से हमने टैसल्स को रिमूव कर दिया और दूसरी इनब्रेड लाइन हमने वहाँ पे कर दी तो प्लांट, तो डी टैसलिंग करने के बाद क्या हो जाएगा कि वहाँ पे पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा वो आराम से, क्योंकि एक प्लांट जो है उसके टैसल्स रिमूव कर दिए हैं और दूसरा जो लाइन है हमने प्लांट कर दी है, तो वहाँ के जो ईयर्स हैं वो डीटैसल होने के बाद जो ईयर्स हैं वहाँ पे पहली लाइन के, वो दूसरी वाली लाइन से क्या हो जाएगा, वहाँ से पॉलिनेट होके फर्टिलाइज हो जाएंगे एंड देन हाइब्रिड्स जनरेट हो सकते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में मेज़ के जो है हम हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो हमने देखा कि हाइब्रिड का प्रोडक्शन और जो हमारा हेटेरोसिस है हमने किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेटेरोसिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।